सुनियतों के अदब, साहित्य, लिटरेचर के बिलखुसूस हिंदी उर्दू के शोबे से वाबस्ता और ख़ासकर हिंदी के गज़लकार इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं अपने सारे सामीन, सारे श्रोतागण को पुरखुलूस आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे कहना चाहूँगा कि हमारी बेहद खुशकिस्मती है कि इस वक्त हम जावेद अली ख़ान साहब के साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त बराह रास्त लखनऊ से हमारा ये संपर्क स्थापित है और हमारे जावेद भाई का बड़ा करम रहा है कि पिछले एक महीने भर में हमारा इनका तारुफ हुआ है और लखनऊ कनेक्शन से हम लोग कनेक्ट हुए हैं। तो जावेद भाई आदाब और सलाम अलैकुम। आदाब सर, आदाब जी। और आप से गुजारिश है कि हमारे सुनने वालों के लिए भी कुछ फरमा दीजिए अपनी खूबसूरत लखनवी ज़बान में। जी जी जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं लखनऊ में नॉर्दर्न रेलवे में स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहा जी। और लिखने का शौक तो मुझे बहुत पहले से रहा। 1984 में मेरी पहली किताब गुनहगार हूं मैं, जो रेलवे के सभी पुस्तकालयों में जीएम साहब ने स्वीकृत की। अरे वाह, क्या बात। जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए थी, लेकिन वो सारी किताबें अब बिक चुकी हैं, 2-4 मेरे पास पड़ी हैं। वाह, मुबारक हो। जी शुक्रिया। ये 1984 की बात है। क्या बात है। जी जी जी। तो मैं 2013 में रिटायर होके पूरी तरीके से साहित्य में जुड़ गया और जो भी लिटरेचर मुझे मिलता रहा, पहले भी मैं पढ़ता रहा अपने लाइफ टाइम में। मैंने बीएससी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया 1971 में जी। और फिर मैं इसके साथ अब ये बिल्कुल जुड़ गया, तो अब मैं एक गजलकार के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा हूँ हिंदी में। वाह वाह वाह। उर्दू भी थोड़ी बहुत जानता हूँ और समझने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ। तो उर्दू और हिंदी की गजल में थोड़ा डिफरेंस है जी। और हिंदी की गजल को स्थापित करने में दुष्यंत कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है, जो जिन्होंने बहुत ही कम जिंदगी जी लेकिन अमर रहे। 1963 to 1975 उनका पूरा पीरियड है जी। उन्होंने जो लिखा हिंदी को उर्दू गजल से बिल्कुल डिफरेंट किया। और लोग पहले हिंदी गजल लिखते थे लेकिन इश्क विश्क और वही झुमका बाली जुल्फे उसी में पड़े थे, तो उन्होंने हकीकत की तरफ उसको मोड़ दिया कि क्या हो रहा है ये देखो, आंख बंद करके वही बिहारी वाले ना देखो, देखो क्या हालात चल रहे हैं, तब वो पहचानी जाएगी कि इस पीरियड में ये लिखा गया। तो उन्होंने एक तरीके से जगाया। और उसके बाद अदम गोंडवी साहब, वो भी बहुत बड़े, उन्होंने भी एकदम हकीकी जिंदगी यथार्थ से बिल्कुल लेके लिखा। उनको भी मैं बहुत मानता हूँ जी। और लेकिन दुष्यंत कुमार जी इसके पायनियर हैं, इसके मेरे प्रेरणा स्रोत हैं जी। तो मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ। उन्होंने सिर्फ एक ही हिंदी गजल की किताब लिखी, साय में धूप, जो अमर रहेगी। इसमें वो लिखते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ, उन्हीं का मैं प्रार्थना पढ़ रहा हूँ जो उन्होंने लिखा कि गजलों की भूमिका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कैफियत इनकी भाषा के बारे में जरूरी है। कुछ उर्दूदा दोस्तों ने कुछ उर्दू शब्दों के प्रयोग पर एतराज किया है। उनका कहना है कि शब्द शहर नहीं शहर है, वजन नहीं वजन है, कि मैं
आगे वो लिख रहे हैं कि मैं उर्दू नहीं जानता, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यहाँ अज्ञानतावश नहीं जानबूझकर किया गया है। ये कोई मुश्किल नहीं था कि शहर की जगह नगर लिखकर इस दोष से मुक्ति पा लूं, किंतु मैंने उर्दू शब्दों को उस रूप में इस्तेमाल किया है जिस रूप में वे हिंदी में घुल मिल गए हैं। उर्दू का शहर हिंदी में शहर लिखा और बोला जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदी का ब्राह्मण उर्दू में ब्राह्मण हो गया है और रुत हो गई है। कितना अच्छा उन्होंने वो किया है। और आगे मैं अपनी बात कंक्रीट के जंगल से लिखता हूँ कि उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतरकर आम आदमी के पास आती है तो उनमें फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। और किशन कुमार जी के शब्दों में, मेरी नियत और कोशिश ये रही है कि इन दोनों भाषाओं को ज्यादा करीब ला सकूं, इसलिए ये गजलें उस भाषा में कही गई हैं जिसे मैं बोलता हूँ। ऊपर कहा गया वक्तव्य महान गजलकार दुष्यंत कुमार जी का है, जो मेरे गजल संग्रह कंक्रीट के जंगल के लिए भी सही है। मैंने भी अपनी कोशिश इस गजल संग्रह के माध्यम से की है। धनपत राय जो उर्दू में नवाब राय बने और उर्दू हिंदी को करीब लाते हुए प्रेमचंद बन गए। सन 1936 में लखनऊ में एक अधिवेशन में उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तानी दिया। वैसे भी गजलों की भूमिका की जरूरत नहीं है, हर गजल अपने आप में पूर्ण है, उसकी व्याख्या करना यहाँ ठीक नहीं है। तो ये उर्दू हिंदी का मेन डिफरेंस था जी। जैसे उर्दू में पे आता है लेकिन हिंदी में पर लिखेंगे, तो हिंदी में कोई पर शब्द नहीं है। ऐसे आसमां है और हिंदी में आसमान, गुलस्तान उसमें गुलिस्तान, हिंदी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन बहुत वास्ट डिफरेंस है। और इसको मानते हैं तो वो एक तरीके से दुष्यंत कुमार को और आधुनिक हिंदी को फॉलो करते हैं, मानते हैं जी। यही मेरा कहना था और इसी बिना पे मैं अपनी गजल के रदीफ, काफिया और जो भी उसकी बहर, सारी चीजें मैं तय करता हूँ। लेकिन मैं यथार्थवादी एक कभी अपने आप को कहने की कोशिश करता हूँ कि जो समाज में इस वक्त हो रहा है, जो बुराइयां, जो उनको अगर हमारा कोई मैसेज जा सके, कुछ उसमें दो बंदों का भी सुधार हो सके, तो मैं उसको अपने आप को सफल मानूंगा जी। अब मैं आपसे एक और सवाल ज़रा सा हट के करता हूँ लाला, कि इस जो आपने अब तक गुफ्तगू की है माशाल्लाह से, वो उस गज़ल से ही उसकी वाबस्तगी है कि गज़ल लफ्ज़ जो है और उसके जो रचना, उसका जो तख्लीक उसकी जो होती है, उसको उसका अलग एक अंदाज़ होता है और वो हर एक ज़बान में, भारत की तकरीबन हर भाषा में, यहाँ तक कि तमिल, बांग्ला और पंजाबी तो खैर हिंदी उर्दू के बहुत करीब है, में भी लफ्ज़ गज़ल का इस्तेमाल करके कविताएं लिखी जाती हैं या पोइट्री लिखी जाती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या गज़ल का लफ्ज़ का ट्रांसलिटरेशन उस भाषा में होना चाहिए, या जो अभी तक चला आ रहा है ज़्यादातर, आप पता नहीं क्या है, लेकिन ये कि इसके बारे में आपकी क्या राय है? वन वे और एक मतलब जो भी हाँ या ना या बीच की जो भी आपकी जो राय है, उसको ज़रा सा उसके ऊपर ज़रा सा विस्तार पूर्वक थोड़ा सा तफसील से बातें कीजिए बराए करम। जी देखिए, उर्दू गज़ल जो है, जो सबसे पहले उसके जनक हैं अमीर खुसरो हैं जी जी, 1253-1325 जिनका काल है, पीरियड है जी। तो ये गजल जो है अपनी प्रेमिका के लिए, उसके नैन शिक, मतलब उसकी पूरी जो है खूबसूरती का एक तरीके से वर्णन है, हिंदी में कहा जाए जी। और ये काफी दूर तक चला आता है, 1253 से शुरू होके ये 19वीं शताब्दी तक यही चलता चला आया। जैसे अमीर खुसरो ने लिखा है, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर। और ये 1253 के बाद समझिए 1300 में लिख रहे हैं, जब यार देखा नैन भर, दिल की गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर। तो ये जुल्फों में और सब इसमें उसमें सब खोए रहे, नैन में पूरी जिंदगी इन्होंने बिता दी। लेकिन धीरे धीरे इसको जो है मीर तकी मीर और गालिब, ये सब उसी में
सब डूबे रहे और अच्छी अच्छी गजलें पेश की, लेकिन धीरे धीरे इसका सिनेरियो चेंज होता गया। अब उसके बाद अब प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। आदमी सिर्फ, जैसे फैज ने लिखा, सिर्फ तेरी एक मोहब्बत के सिवा और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो चेंज होता गया सीन। तो इस तरीके से फिर गजलकार भी बदलते गए, और आजकल जो लिखा जा रहा है वो तो बिल्कुल यथार्थ की भूमिका, बिल्कुल हकीकत पे मबनी है, और उसी में लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं जी। और वो नैन शिख जो था वो भी अब हाथ में निकल के, अब वो सब फ्रंट पे सब लड़ रही हैं महिलाएं, अब महिला शक्ति हो गई हैं। अब वो वाली बात नहीं रह गई कि घूंघट में बैठे हुए इंतजार कर रही हैं और अपना मेकअप ही कर रही हैं अपने पति देव या प्रेमी के लिए। तो वो भी सब बहुत एडवांस हो गया मामला, और तो इस वजह से सब सीन चेंज हो गए हैं। तो अब गजल की जो मतलब जो पॉपुलैरिटी है वो इसमें है कि कितना आदमी यथार्थ में लिख पाता है, कितना रियलिटी में लिख पाता है। अब फिक्शियस और फेक जो है वो उसको खत्म करके कि एक इमेजिनरी दुनिया में ले गए वहां इस तरीके से जैसे उन्होंने लिखा है सब, तो वो चीज जो है करीब करीब हमारी समझ से काफी कम हो गई है या खत्म हो गई है। बहुत कम लोग अब इस तरीके से ये प्रेम की रस में डूबे हुए हैं। चलिए, रुख से जरा नकाब हटा दो, अब नहीं चलता। अब रुख से नकाब हटी हुई पहले से। यही मैंने कहा, रुख से जरा नकाब हटा दो, अब नहीं चलता। खैर जी, बेसिकली बात ये है कि जो लफ्ज गजल है उसका मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दूसरी भाषाओं में लफ्ज गजल का इस्तेमाल, चाहे वो गजल कह के ही हो, अब भी हो रहा है कि नहीं? बस इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये नहीं हो रहा है, सिर्फ गजल लिखते हैं, उसमें अगर हिंदी में भी लिखते हैं तो नीचे नुक्ता लगाते हैं, पहले नहीं लगाते थे, लेकिन अब वो नुक्ता लगा के उसका प्रोनाउंसिएशन जो है तलफ्फुज़ है गजली बोलते हैं जी। इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि दूसरी भाषाओं में, जैसे मैंने पहले, इधर तो मैंने नहीं देखा, पहले जो देखा था कि बांग्ला में भी गजल वैसे लिखा रहता है, लेकिन अगर जो प्रोनाउंस कर पाता है गज़ल, वो गज़ल कह के लिखता है, और उसकी नौयत में जाना पड़ेगा। लेकिन खैर वो अभी हमारे मौजू से ज़रा हट के है, क्योंकि उसमें तवील मालूमात का होना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपका वक्त हम ज़्यादा नहीं लेना चाहेंगे और अपने सामाइन का, सुनने वालों का भी। तो अब आप फरमाइए कि आपकी गज़ल की ज़मीन आपको कहाँ से मिलती है? कौन सा बेस जो होता है, किस बिना पर आप गज़ल पे आमादा होते हैं लिखने के लिए, आपकी उत्सुकता बढ़ती है? देखिए, गज़ल तो एक विधा है, एक स्टाइल है लिखने का। मैं इसी में कोशिश करता हूँ, अतुकान नहीं लिखता हूँ, नज़्म बहुत कम लिखता हूँ, ज़्यादातर मोस्टली गज़ल लिखता हूँ। तो जो भी प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं समाज में, वो उसी को मैं कोशिश करता हूँ अपने लफ्ज़ों में पिरोने के लिए। अब मैं कितना उसमें सफल हो पाता हूँ, कितना उसमें कारगर हो पाता हूँ, ये तो खैर वक्त बताएगा ये लोग, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ जी। इसके आगे सवाल ये है कि जो टेक्निकल गज़लकारी का जो तरीक़ा है कि उसमें काफ़िया और रदीफ़ होते हैं, आप उसका इस्तेमाल करते हुए ही लिखते होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर तो गज़ल है ही नहीं। अगर रदीफ़ ये सही नहीं लगे, वज़न उसमें सही नहीं है, बहर नहीं है, उसमें बहुत से पॉइंट्स होते हैं, अगर वो नहीं है और तो वो तो फिर एक नज़्म हो सकती है, लेकिन गज़ल नहीं हो पाएगी। गज़ल के लिए बहुत से बाउंडेशंस होती हैं, और पहली बात तो वो गाई जा सके, नंबर 1 तो हमारी कंडीशन यही होनी चाहिए, और नंबर 2 जो है रदीफ़ काफ़िये बिल्कुल सही लगे हो, वज़न सही हो, बहर सही हो। तो ये 5-6 कंडीशन ऐसी ही है। और फिर हर शेर जो है दूसरे अगले शेर से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर सिमिलरिटी आ गई तो फिर वो गज़ल नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ आप बयान कर रहे हैं किसी भी बात का, तो ये नहीं कि एक चिराग के बारे में कह रहे हैं तो नेक्स्ट भी चिराग को ही आप वो उसको डिफाइन कर रहे हैं या रीडिफाइन कर रहे हैं, उसी में कहते जा रहे हैं। तो हर शेर एक अलग होना चाहिए, लेकिन जो उसका भाव है, जो भावना है, वो वही होना चाहिए। नहीं कि कोई मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए गमगीन गज़ल हो जी, उसमें एक प्यार की उसमें शोशा छोड़ दिया एक शेर में, तो वो अनफिट हो जाएगी। तो वो एक तरीके की ज़मीन जो है वो सही होना चाहिए। व्याख्या गज़ल की हो नहीं सकती, वो तो जब हम आपको अपनी गज़ल सुनाएंगे तो आप खुद ही उसको समझेंगे कि क्या है, क्या लिखा है। जी जी, बहुत सही मकाम पे आपने ये जुमला फरमाया है।
तो हमारे सामाईन, हम अपने श्रोतागण को ये भी बता दें कि माशाल्लाह हमारे जावेद भाई इसको गा के पढ़ेंगे, तरन्नुम में गज़ल अदा होगी। तो शुरू कीजिए हुजूर। सर तरन्नुम में तो आज नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि गला कुछ खराब है। ओहो। तहत में ही जी जी जी। फिर भी कोशिश करेंगे कि लोगों को लुत्फ आए। और देखिए कोशिश की है। इश्क गुनाह नहीं, अभी मेरा ये गजल काव्य संग्रह अभी लेटेस्ट प्रकाशित हुआ है, काव्या पब्लिकेशन दिल्ली से। ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, जिसकी पहली गजल मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। जिंदगी में हर आदमी परेशान सा है, जिंदगी में हर आदमी परेशान सा है, गुनाह करके जैसे पशेमान सा है। वाह वाह वाह। जिंदगी में हर आदमी परेशान सा है, गुनाह करके जैसे पशेमान सा है, हर पहर बस भागता ही रहता है, हर पहर बस भागता ही रहता है, बेहद घबराया बदहवास हैरान सा है। वाह वाह वाह। बेहद घबराया बदहवास हैरान सा है, जिंदगी में हर आदमी परेशान सा है, गुनाह करके जैसे पशेमान सा है, हर पहर बस भागता ही रहता है, बेहद घबराया बदहवास हैरान सा है। देखने में शरीफ ज़्यादा तो लग रहा है, देखने में शरीफ ज़्यादा तो लग रहा है, अंदर से ये बेहुदा शख्स हैवान सा है। वाह वाह वाह। हम जिंदगी में हर आदमी परेशान सा है, गुनाह करके जैसे पशेमान सा है। अगला शेर है, मुलाहिजा हो। इरशाद। उम्र का अंदाजा नामुमकिन हो गया, उम्र का अंदाजा नामुमकिन हो गया, जिसको देखा लगाकर खिजाब जवान सा है, जिसको लगाकर खिजाब जवान सा है। जिंदगी में हर आदमी परेशान सा है, गुनाह करके जैसे पशेमान सा है, हर पहर बस भागता ही रहता है, बेहद घबराया बदहवास हैरान सा है। देखने में शरीफ ज़्यादा तो लग रहा है, अंदर से ये बेहुदा शख्स हैवान सा है। उम्र का अंदाजा नामुमकिन हो गया, जिसको देखा लगाकर खिजाब जवान सा है। अगला शेर मुलाहिजा हो। एक परिवार के सदस्य अलग बैठे हैं, एक परिवार के सदस्य अलग बैठे हैं, हर फर्द ही आपस में अनजान सा है, आपस में अनजान सा। ये हकीकत है आज की बिल्कुल सही बात है। जिंदगी में हर आदमी परेशान सा है, गुनाह करके जैसे पशेमान सा। अगला शेर मुलाहिजा हो। इरशाद। रास्ते पर भीड़ उबली पड़ रही, हर रास्ते पर भीड़ उबली पड़ रही, एक चेहरा उसमें नहीं पहचान सा है। वाह। एक उसमें नहीं पहचान सा है। और मक्ता पेश है। इरशाद। दिल के दर पर दस्तक के इंतजार में, दिल के दर पर दस्तक के इंतजार में, आखिरी सांस से पहले अरमान सा है। अरे वाह वाह वाह। दिल के दर पर दस्तक के इंतजार में, आखिरी सांस से पहले अरमान सा है। थोड़ा रोमांटिक होना जरूरी है। बहुत अच्छे, क्या बात। जी। तो बहुत अच्छे। हमारा वक्त भी थोड़ा सा निकल गया अपने मार्क के थोड़ा आगे, लेकिन ये कि इतना तो हमारे सामाईन जानबूझ करके सुनेंगे आपको। और हम आपसे आइंदा और प्रोग्राम करेंगे जिसमें आपका और कलाम भी तरन्नुम में भी सुनेंगे, और आपके जो मुताला जो आपने अध्ययन किया है दूसरे शोरा को, दूसरे गीतकार गज़लकारों को, तो उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। ये पहली मुलाकात जो है हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और लगता है कि आइंदा हम आपको सुनते रहना ही चाहेंगे। तो आपका शुक्रिया, आपका दिल से वाकई। जी जी नहीं, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। और अगले प्रोग्राम तक के लिए जो उम्मीद है कि 2-3 हफ्तों में हम फिर करेंगे, तो उसके लिए आप सोच लीजिए कि क्या हमारे सामीन को आप सुनाएंगे और उनके सामने क्या पेश करेंगे। तो तब तक के लिए आदाब और सबको बहुत बहुत गुड डे, नमस्कार।